दुनिया में महिलाओं की हत्या करने वाले कई सीरियल किलर हुए हैं, लेकिन ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें कातिल केवल रेड लाइट एरिया में काम करने वाली लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता था या फिर कॉल गर्ल को ही अपना शिकार बनाता था। वह जो है रेड लाइट एरिया में काम करने वाली लड़कियों की बेरहमी से हत्या करता था। उसकी क्या दुश्मनी थी, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है आज से 125 साल पहले, लगभग 1888 की। शहर होता है लंदन का व्हाइट चैपल। लंदन के व्हाइट चैपल में अचानक से जो रेड लाइट एरिया होता है, वहाँ से एक-एक करके कॉल गर्ल जो है गायब होती चली जाती हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं। और जैसे ही एक के बाद एक लड़कियां गायब होती, तो लोगों में दहशत फैल जाता और लोग जो है इसको सामान्य नहीं देखते थे। पुलिस केस होता और पुलिस भी छानबीन करती, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लोग होते, लेकिन फिर भी कातिल का पता नहीं चल पाता। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर 1888 में। लंदन के एक अखबार में आर्टिकल छपा। आर्टिकल में लिखा था कि मैं अपनी पहली हत्या जो है कर चुका हूँ, और हत्यारे ने यह भी बताया था कि उसने कैसे हत्या किया और किस वजह से लड़की का हत्या किया। हत्यारे ने बताया कि उसने सबसे पहले चाकू से लड़की का गर्दन काटा और उसके पेट में कई वार किए और उसके जो है गर्भाशय को भी निकाल लिया। अब जो जैसे ही यह कातिल का लेटर अखबार में छपता है, लोग सुन कर के दहशत में आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि यह कोई सामान्य कातिल नहीं है, हो न हो इसे मेडिकल की भी कुछ नॉलेज है। जैसे ही लोग इस खबर को सुनते हैं, सबका एक ही जगह ध्यान जाता है, और वह जो है लंदन के ईस्ट एंड में जो बस्तियां रहती थीं, जहाँ पे जो कॉल गर्ल काम करती थीं, जो वहाँ पे लड़कियों का रेड लाइट एरिया होता था, सारी की सारी बातें वहीं पे घूम कर चली जाती हैं। अब बात करते हैं 31 अगस्त 1888 को। एक लड़की होती है रेड लाइट एरिया में काम करने वाली, जिसका नाम होता है मैरी एन निकोलस। मैरी एन निकोलस जो है कुछ दिन पहले ठीक ठाक होती है, उसकी सहेलियां बताती हैं, लेकिन अचानक से 31 अगस्त को उसकी लाश मिलती है। लाश कोई सामान्य तरीके से नहीं थी, बल्कि गर्दन पर धारदार हथियार से हत्या किया गया था। गर्दन को रेत करके अलग कर लिया गया था, और साथ ही साथ लाश के साथ हैवानियत की गई थी। शरीर के अंदर के कई अंग गायब थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता था कि जो किलर है उसे सर्जिकल नॉलेज भी है। अब वहाँ के लोग जो है पुलिस में शिकायत करते हैं, पुलिस आती है, लेकिन पुलिस जो है उस किलर तक नहीं पहुँच पाती है। पुलिस की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। फिर जो है 8 सितंबर 1888 को एक दूसरी लाश मिलती है। लाश वहीं रेड लाइट एरिया की होती है। लड़की का नाम होता है एनी चैपमैन। इस लड़की के साथ भी वही बर्बरता की जाती है, सेम हत्या करने का तरीका वही होता है, और उसके भी सिर पर धारदार हथियार से हत्या किया गया होता है, और साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट्स निकाल लिए गए होते हैं। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि हत्या करने वाला कोई सामान्य इंसान नहीं है। पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाता है। पुलिस फिर छानबीन में जुट जाती है, लेकिन अफ़सोस कि पुलिस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाती है। फिर आता है टाइम 30 सितंबर 1888 का। लड़की का नाम होता है एलिजाबेथ स्ट्राइड। वही रेड लाइट एरिया की लड़की होती है, और फिर से सेम हत्या का तरीका वही होता है। हत्यारा धारदार हथियार से उसका गला काट चुका होता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स गायब होते हैं। पुलिस के पास फिर सूचना जाती है, और पुलिस जो है कातिल को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन फिर नाकाम रहती है। बारी आता है
30 अक्टूबर 1888 का एक लड़की होती है जिसका नाम कैथरीन होता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। वह भी रेड लाइट एरिया की लड़की होती है, लेकिन फिर भी पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती है। 9 नवंबर 1888 को मैरी जैन केली नाम की लड़की होती है, जो 5वीं लड़की होती है, वही रेड लाइट एरिया की, उसकी भी धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। गर्दन को काट दिया जाता है, शरीर के अंग निकाल लिए जाते हैं और प्राइवेट पार्ट्स भी गायब होते हैं। लेकिन इस बार जो कत्ल करने वाला कातिल होता है, वह कुछ ऐसा करता है जिसको देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो कातिल होता है वह महिला की हत्या कर देता है, जो 5वीं महिला होती है मैरी जेन केली, उसकी हत्या करने के बाद जो है महिला की आधी किडनी निकाल करके और पुलिस को जो है एक लेटर के साथ जो है उसको भेजता है। पुलिस जैसे ही यह खत और महिला की आधी किडनी देखती है, या फिर जो लोग इसको देखते हैं, इसे देखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके सारी लड़कियां ख़त्म हो जाएंगी और आखिरकार दुश्मनी क्या है उसकी लड़की, और ऐसा क्या है जिसको जो है पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा चुनौती होता है कि आखिरकार जो है कैसे उसको पकड़ा जाए। एक एक करके जब 5 कत्ल हो जाते हैं, कत्ल का सिलसिला जारी होता है, फिर 6वां कत्ल होता है, 7वां होता है और धीरे धीरे जो है 11 कत्ल हो जाते हैं। और सारे के सारे कत्ल जो है लंदन के ईस्ट एंड बस्ती में जितनी भी लड़कियां काम करती हैं रेड लाइट एरिया में, सारी के सारे जो है वहीं कत्ल होता है और उन्हीं लड़कियों का ही कत्ल होता है। लोगों में इतना दहशत फैल जाता है, पुलिस सूचना देती है कि कातिल बहुत बेरहम है और वह कोई सामान्य इंसान नहीं है, बहुत ही दरिंदा है और लोग सावधान रहें। कोई भी लड़कियां रात में बाहर ना निकलें, क्योंकि किसी के साथ भी घटना हो सकती है। शहर में बहुत दहशत का माहौल होता है और जो उस समय की क्वीन होती हैं एलिजाबेथ, वह भी आती हैं और लोगों को सांत्वना देती हैं कि कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। आज इस बात को 125 साल हो चुके हैं, लेकिन कातिल अभी भी पकड़ा नहीं गया है। अब पुलिस के सामने ना ही किसी प्रकार का कोई सबूत होता है। पुलिस बहुत सारे लोगों को उठाती है, अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है। बहुत सारे लोग इस कत्ल पर रिसर्च करते हैं और डिटेक्टिव बुलाए जाते हैं, अलग अलग दबिश दी जाती है पुलिस की, लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती है। अब पुलिस जो है इसके कातिल का एक नाम देती है और नाम होता है जैक द रीपर। जैक द रीपर नाम से इस कातिल को बुलाया जाता है और सभी लोगों को बताया जाता है कि जो कत्ल किया है उसका नाम जैक द रीपर है, जबकि पुलिस को वास्तविक कातिल का पता नहीं चल पाता है। अब वैज्ञानिकों की टीम होती है, वह पूरी तरह से इस केस को सॉल्व करने में सफल नहीं होती है, लेकिन 2 साल पहले जो है इस केस को लेकर खुलासा किया गया है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि जो डीएनए है वह जो है एक व्यक्ति था, क्योंकि पुलिस जो है इस कत्ल के समय बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करती है। तो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम एरन होता है। पुलिस एरन को ले जाती है, पुलिस को शक भी होता है कि एरन इसमें शामिल हो सकता है, एक व्यक्ति होता है। वह पुलिस कहती है कि जो एरन है उसके डीएनए से पूरी तरह मैच करता है, क्योंकि जो लड़कियां थी, जो पहले 5 कत्ल उनका हुआ रहता है, पुलिस बहुत सारी चीज़ें वहां से बरामद करती है और बरामद करके अपने पास रखती है। तो जो एक महिला होती है जिनका सबसे पहले कत्ल होता है, जिसका नाम मैरी एन निकोलस रहता है, उसके पास से एक शॉल बरामद होती है और वह जो शॉल होती है वह एरन के जो डीएनए होता है उससे पूरी तरह से मैच हो जाती है। अब वो जो है इसका नाम होता है कोसमिंस्की
अब जो है इसकी मृत्यु पुलिस बताती है कि वैज्ञानिकों की टीम जो है कहती है कि 1919 में हर्टफोर्डशायर के लिप्सडेन असाइलम में 53 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। क्योंकि जो सिलसिला होता है 1888 से 91 तक चलता है, फिर जो है ख़त्म हो जाता है, फिर कोई कत्ल नहीं होता। पुलिस को लगता है कि कातिल या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर इतना इस कत्ल को लेकर के लोगों में जागरूकता हो गई है, तो हो सकता है कातिल ने अपना काम करना छोड़ दिया हो। और साथ ही साथ वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है जो इन हत्याओं से जुड़े ना जाने कितने राज जो है कब्र में लेके चला गया। छानबीन में साथ ही यह भी मालूम हुआ कि कोसमिंस्की ने एक बार अपनी बहन पर ही हमला कर दिया था, जिसके बाद घर वालों ने उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया। अब जो है कोसमिंस्की के जो है कितना सच है कि वही जो है कातिल है या फिर उसका नाम ही जैक द रीपर है, आज तक नहीं पता चला। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जो सीरियल किलर्स की मानसिकता है, उसके जानकार टीबी क्रिमिनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डेविड विल्सन ने कहा, पहली चीज़ जो हम खुद इन हत्याओं में देखते हैं वह है ओवरकिल, यानी अपराधी ज़रूरत से ज़्यादा हिंसा कर रहा है ताकि वह अपने शिकार के मृत शरीर को बर्बाद कर सके। मेरे अनुभव में ओवरकिल आम तौर पर उन लोगों से जुड़ा होता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। इस बात से कोसमिंस्की के ही रीपर होने का दावा और मजबूत हो जाता है। बात में कितनी सच्चाई है अभी तक सामने नहीं आया है। आज भी जो है यह कत्ल या फिर 11 लोगों का कत्ल कैसे हुआ, करने वाला एक था या 2 व्यक्ति थे, आज तक पता नहीं चल पाया। पुलिस के लिए या फिर वैज्ञानिकों के लिए जो अलग अलग रिसर्चर थे, सभी के लिए यह कहानी जो है अभी भी अनसुलझी कहानी है और सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता।